हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो हमारा जो क्वेश्चंस का चला हुआ है, आज हम देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखते हैं। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का प्रमुख कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ ए ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इज। ऑप्शन नंबर ए दिया आपको प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड ड्रग इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। ऑप्शन नंबर सी दिया है परफॉर्म सर्जरी। ऑप्शन नंबर डी है दिया है आपका सेल कॉस्मेटिक्स। तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स का क्या काम होता है? एक आपके ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं जहां पे क्या होता है, एक जगह आपकी कंप्लीट, एक जगह क्या मिल जाती है, कंप्लीट आपको ड्रग्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। या तो किसी मैगजीन में मिल जाएगी या एक पूरी लाइब्रेरी टाइप का बनाया हुआ था जहां पे न्यू मैगजीन्स या न्यू जो भी रिसर्च हुई है वहां पे सब आपको मिल जाती है। इसी तरह से एक ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी सुना होगा आपने। ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी रिलीज होता है डॉक्टर्स और जितने भी हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे फार्मासिस्ट हो गया, उन सब के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो स्टूडेंट्स लगा रहे हैं वो ठीक रहेगा, प्रोवाइड द एविडेंस बेस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर और ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दो तरह की चीजें होती हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्ड राउंड में मुख्यतः क्या करता है? यानी कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो वार्ड राउंड में मुख्यतः क्या करता है? ड्यूरिंग द वार्ड राउंड ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेनली। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट दो तरह के फार्मासिस्ट होते हैं, एक आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? ड्रग को जो आपका प्रेस्क्रिप्शन आता है, प्रेस्क्रिप्शन को क्या करता है वो? सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन में से क्या देखेगा, आपके प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल करेगा, फिर उसके अंदर जो भी प्रिपरेशन है उनको परफॉर्म करके पेशेंट को देता है और जो भी निर्देश डॉक्टर ने दिए हैं वो सब उसको बताता है। ये तो हो गया हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है, वो क्या करता है, डॉक्टर से मिलता है और जो स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनसे मिलता है और उसके अलावा पेशेंट से हर ड्रग के बारे में रिव्यू लेता है। वही क्या काम होता है आपके क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। तो जब वो वार्ड राउंड पे जाता है तो मुख्य कार्य क्या है? परफॉर्म सर्जरी नहीं, ये डॉक्टर काम होता है। रिव्यू फार्माकोथेरेपी, ये ठीक बात है, फार्माकोथेरेपी को रिव्यू करता है। दूसरा परफॉर्म द रेडियोग्राफी, नो। कलेक्ट द हॉस्पिटल फीस, नहीं, ये काम नहीं होता। क्या काम होता है उसका? रिव्यू द फार्माकोथेरेपी, ये काम होता है आपके हॉस्पिटल फार्म आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। SOAP नोट में एस का अर्थ क्या है? इन SOAP नोट, तो आपका जो SO, ठीक है, SOP नोट के फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो ठीक है स्टूडेंट, तो SAP नोट के बारे में जैसे मैंने पहले बताया है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट वगैरह का अपना अलग काम होता है, सबका अलग अलग काम डिसाइड होता है। तो जब हम SOP की बात करते हैं, एस का मतलब होता है, चलो एस का मतलब लास्ट में बताऊंगा। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, ओ का मतलब क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव। ए का मतलब क्या हो गया आपका? असेसमेंट। लिख लेना अगर स्टूडेंट्स आपने नहीं पता होगा, ठीक है, क्वेश्चन में। और ए एंड पी का मतलब होता है आपका प्लान, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्लान। और ए का मतलब होता है सब्जेक्टिव, ठीक है। ए का मतलब, एस का मतलब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट और प्लान। तो SOAP में एस का मतलब क्या हो गया आपका? सब्जेक्टिव। तो इसकी पूरी फॉर्म याद कर लेना SOAP की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, SOP में ओ का अर्थ क्या है? तो ओ का अर्थ क्या बताया मैंने? सब्जेक्टिव। फिर दूसरा क्या बताया था? ऑब्जेक्टिव। ए का मतलब क्या बताया था मैंने? आपका ऑप्शन नंबर ए दिया, एडरेंस, असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और आपका एक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? असेसमेंट। पी का मतलब क्या है? पेशेंट, प्रेस्क्रिप्शंस, प्लान और फार्मेसी। तो SOAP, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट और प्लान। तो ये सब किसका फॉर्म हो गई? आपके SOAP की फॉर्म्स हो गई। अगला है, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम का उदाहरण कौन सा है? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम? तो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम का उदाहरण आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया रॉन्ग ड्रग डोज, करेक्ट डायग्नोसिस, नॉर्मल BP या प्रॉपर एडरेंस। तो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, आपके पास एक प्रेस्क्रिप्शन आया, उसमें आपको दो तरह की ड्रग लिख दी। मान ली डॉक्टर ने एक लिख दी आपको अमोक्सिक्लेव, एक क्या लिख दी आपको? अमोक्सिक्लेव। दूसरी एंटीबायोटिक भी लिख दी उसने, यानी दूसरी एंटीबायोटिक मान लीजिए लिंजोलॉइड लिख दी उसने, ठीक है, दो एंटीबायोटिक्स लिख दी। तो ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन। कैसे हुआ? ठीक है, अमोक्सिक्लेव का क्या काम होता है? अमोक्सिक्लेव करती है सेल वॉल को, जो सिंथेसिस होता है आपके बैक्टीरिया में, उसके सिंथेसिस को इनिबिट करती है। लिंजोलॉइड क्या होता है आपका? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। किसको इनिबिट करती है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो सेल वॉल, ये कौन सा एक्शन शो करती है? स्टैटिक एक्शन शो करती है। ये कौन सा एक्शन शो करती है? आपका साइडल एक्शन शो करती है। तो इस तरह के प्रेस्क्रिप्शन को रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन बोला गया है, क्योंकि अगर आपका बैक्टीरिया किल हो गया तो फिर आप ग्रोथ, किसकी ग्रोथ को इनिबिट कर रहे हो, किसकी ग्रोथ को रोक रहे हो?
ठीक है, किसकी ग्रोथ को स्टैटिक कर रहे हो, तो ये एक रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन होता है। इसी को थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी भी बोला गया है, मैंने सुटिक्स में पढ़ाया था आपको। इसी को क्या बोला जाता है, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, रॉन्ग ड्रग डोज। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग ड्रग डोज ठीक हो जाएगा, रीजन मैंने बताया क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट द्वारा डोज एडजस्टमेंट में कौन सा पैरामीटर महत्वपूर्ण हुआ, विच पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट फॉर डोज एडजस्टमेंट, हेयर कलर, रीनल फंक्शंस, हाइट ऑफ हॉस्पिटल एंड रूम नंबर्स। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसके लिए कौन सा, रीनल फंक्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की किडनी खराब है, किडनी ठीक काम नहीं कर रही है, तो उस ड्रग का क्लियरेंस हो गया, उस ड्रग का एलिमिनेशन हो गया, वो आपका डिफर होगा कंपैरिजन टू जो जिस पेशेंट की या जिस व्यक्ति की किडनी प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को उसी हिसाब से डोज का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है, क्रेटिनिन क्लियरेंस का उपयोग किसके असेसमेंट में होता है, क्रेटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड टू असेस लीवर फंक्शंस, रीनल फंक्शंस, लंग्स फंक्शंस और थायराइड फंक्शंस। तो क्रेटिनिन क्या है, अगर हम बात कर लेते हैं तो क्रेटिनिन आपका नाइट्रोजीनस वेस्ट। कौन सा वेस्ट है, नाइट्रोजीनस वेस्ट बोला जाता है। किसको बोला जाता है, आपके क्रेटिनिन को। तो आप बात कर लेते हैं हम क्रेटिनिन क्या काम आएगा, तो क्रेटिनिन आपका नाइट्रोजीनस वेस्ट है। ये आपके कहाँ से किस से रिलीज होता है, ये आपकी किडनी जो होती है इसको एज ए नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के रूप में इसको आपकी बॉडी से बाहर निकालती है। तो कौन से फंक्शन के लिए, आपके रीनल फंक्शन के लिए ये टेस्ट लगाया जाता है, असेसमेंट के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, द मेन पर्पज ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। जहां भी टीडीएम लिखा मिले अगर, तो स्टूडेंट्स कई बार इसके एब्रेसिव फॉर्म भी पूछी जाती है, यानी फुल फॉर्म भी, तो उसी को क्या बोला जाता है आपका थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो ऑप्शन ए में क्या आएगा, मेजर ड्रग कलर, दूसरा ऑप्टिमाइज ड्रग कंसंट्रेशंस एंड थेरेपी, थर्ड आएगा डिटरमाइन टैबलेट हार्डनेस, फोर्थ आएगा डिटरमाइन पैकेजिंग। तो आपको थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपकी ड्रग कितनी आपके ब्लड में है, कितनी आपके ब्लड में नहीं है, कितना एक्शन शो कर रही है, कितना एक्शन शो नहीं कर रही, इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे है कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर है, या साइड इफेक्ट शो करेगी। तो उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑप्टिमाइज ड्रग कंसंट्रेशन एंड थेरेपी। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो इनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लेने हैं आपको, आपके हर एक एग्जाम के लिए। कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये एक एग्जाम को तैयार टारगेट करके चलें, आपके लिए जितने भी ऑप्शन है सभी को टारगेट करके चलना आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगला है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग विशेष रूप से किन ड्रग्स के लिए उपयोगी है। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ड्रग्स विद वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, नो टॉक्सिसिटी, नो एब्जॉर्प्शंस। तो अगर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कौन सी ड्रग्स के लिए उपयोगी है, मान लीजिए ये मैंने आपको एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, दो तरह की कंसंट्रेशन में लिखता हूं, इधर कंसंट्रेशन हो गया आपका ये 0, इधर आपका टाइम आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका एक ग्राफ होता है टाइम और कंसंट्रेशन के साथ। तो क्या होता है, ये होती है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इस ग्राफ को याद कर लेना। ये होती है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। इससे ऊपर अगर कोई ड्रग जाती है तो वो आपकी टॉक्सिसिटी को शो कर देती है, इससे नीचे अगर कोई ड्रग रहती है इसमें तो वो ड्रग इफेक्ट शो नहीं करती है। तो जो नैरो थेराप्यूटिक रेंज होती है उसकी ये जो है ये थोड़ी होती है, यानी कि इफेक्ट शो करने में और साइड इफेक्ट शो करने में बिल्कुल थोड़ा सा गैप होता है। तो ये कौन से ड्रग्स के लिए आपकी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करी जाती है, आपकी नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाले ड्रग्स के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से ठीक हो जाएगा। इस ग्राफ के बारे में बहुत बार पूछा हुआ है, जो भी स्टूडेंट यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ रहने वाला है। क्वेश्चंस तो ये बाकी हर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए उपयोगी है, बट ये ग्राफ स्पेशली यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर जीपैट की जो तैयारी कर रहे होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, डिजॉक्सिन का थेराप्यूटिक इंडेक्स कैसा है। तो डिजॉक्सिन का थेराप्यूटिक इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, वेरीफाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स, 0 या अनडिफाइंड। मैंने बहुत बार बताया है स्टूडेंट, डिजॉक्सिन आपकी एक नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाले ड्रग है, क्योंकि इसका एक मिनिमम कंसंट्रेशन पे ही ये इफेक्ट शो करती है, थोड़ा ज्यादा होते ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ये रट लेना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में। अगला है लिथियम के थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्यों महत्वपूर्ण है, वाइड सेफ्टी मार्जिन, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, पुअर एब्जॉर्प्शंस, नो टॉक्सिसिटी। तो मैंने दो ड्रग्स के नाम याद कर लेना, डिजॉक्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटलिस परप्यूरा, दूसरा आपका लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में ड्रग दी जाती है, लिथियम कार्बोनेट।
किसमें दी जाती है? मूड स्विंग। बाइपोलर डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ, याद कर लेना, बाइपोलर जो डिसऑर्डर का जो पेशेंट है उस पेशेंट के लिए ड्रग यूजफुल होती है, यानी मूड जिनका स्विंग होता है, मूड, ठीक है, मूड स्टेबलाइजर के तौर पे इसको यूज किया। याद कर लेना, ये ड्रग बहुत बार क्वेश्चन आएगा, मूड स्टेबलाइजर के तौर पे कौन सी ड्रग की जाती है? तो लिथियम कार्बोनेट यूज की जाती है, जिसका क्या होता है? न्यूरोथेरापेटिक इंडेक्स होता है उसका। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग में प्रमुख कार्य क्या है? द मेजर रोल इन द ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग इज। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या काम है? डिटेक्ट द थेरेपेटिक प्रॉब्लम्स, मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, प्रिंट लेबल्स ओनली, मेंटेन हॉस्पिटल बिल्डिंग्स। तो ये तो किसका काम हो गया? जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनका। लेबल्स का काम किसका हो गया? ये तो कोई प्रिंटिंग प्रेस वाले काम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, ये जो इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट काम करता है उसका काम होता है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम क्या हुआ? डिटेक्ट करता है किसको? थेरेपेटिक जो प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि थेरेपेटिक प्रॉब्लम्स मतलब डोज का साइड इफेक्ट आ गया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ गई, ठीक है। उसके अलावा उस पेशेंट को वो ड्रग मान लीजिए आपने लिक्विड फॉर्म में दिया तो लिक्विड लेने में क्या दिक्कत आ रही है, सॉलिड दिया तो सॉलिड देने में क्या दिक्कत आ रही है। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका कौन करता है? आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। चीजों को स्टूडेंट्स रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। पेशेंट काउंसलिंग में सबसे पहले क्या असेस करना चाहिए? पेशेंट इन पेशेंट काउंसलिंग व्हाट शुड बी असेस्ड फर्स्ट? पेशेंट अंडरस्टैंडिंग एंड नीड्स, ड्रग कलर, हॉस्पिटल आर्किटेक्चर और मैन्युफैक्चरर। तो पेशेंट की काउंसलिंग करते समय क्या रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले फार्मासिस्ट का क्या काम होता है? मान लीजिए किसी आपकी कहीं भी जॉब है तो वह एक सबसे पहला फार्मासिस्ट का काम है कि पेशेंट की काउंसलिंग करना। अगर पेशेंट आप कम पढ़ा लिखा हुआ है, वो हिंदी या इंग्लिश नहीं जानता, तो फिर उसको लोकल लैंग्वेज में आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। वही है तो पेशेंट की काउंसलिंग का काम। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पेशेंट अंडरस्टैंडिंग एंड नीड्स, उसको कैसे समझाना है, उसकी क्या जरूरत है, ये सब अपना पहला कार्य होता है फार्मासिस्ट का। अगला है एडीआर का फुल फॉर्म क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एडवर्स ड्रग रिव्यू, एडवर्स डोज रिक्वायरमेंट और अप्रूव्ड ड्रग रेगुलेशंस। तो आपको मैं जब कॉलेज में पढ़ाई थी मैंने, तो वहां पे हर ड्रग का आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन बताने की मैंने पूरी कोशिश करी थी। तो एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्या बताया? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामान्यतः कैसी होती है? टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज जनरली बिजारे रिएक्शंस, नहीं, ये तो बी की होती है। डोज रिलेटेड एंड प्रेडिक्टेबल, यस। डिलेड रिएक्शंस, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी ठीक कर देना है। टाइप ए का क्या होती है? डोज रिलेटेड होती है, और पहले से हमें पता होता है कि ये ड्रग ये साइड इफेक्ट शो करेगी, तो डोज रिलेटेड एंड प्रेडिक्टेबल। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामान्यतः किस टाइप की होती है? डोज रिलेटेड, प्रेडिक्टेबल, बिजारे एंड अनप्रेडिक्टेबल और थेराप्यूटिक। तो मैंने पहले बताया डोज रिलेटेड और प्रेडिक्टेबल कौन सी होगी? टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में आती है। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर सी कर देना है, बिजारे एंड अनप्रेडिक्टेबल्स। अगला क्वेश्चन है, फार्माकोविजिलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस। तो क्या है? डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एडवर्स ड्रग इफेक्ट, इंक्रीज द ड्रग सेल्स, मैन्युफैक्चरर वैक्सीन्स एंड रिड्यूस द प्रेस्क्रिप्शंस। तो फार्माकोविजिलेंस का क्या काम होता है? फार्माकोविजिलेंस आजकल एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, हर बड़े हॉस्पिटल में फार्माकोविजिलेंस भी टीम होती है। बाकी फार्माकोविजिलेंस आपका जो जब आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उसमें भी आपकी फेज 4 फार्माकोविजिलेंस होती है, ठीक है स्टूडेंट। आजकल एक अलग सब्जेक्ट भी चलता है अपना फार्माकोविजिलेंस, जब आप बी फार्मा वगैरह करते हैं एक अलग से सब्जेक्ट ही बना गया है। तो ठीक है, फार्माकोविजिलेंस फेज 4 में काम आती है आपकी क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि कोई ड्रग का क्या इफेक्ट है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या उसका न्यू इफेक्ट आ रहा है, वो सब डिटरमाइन या उसको आपको मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? आपकी फार्माकोविजिलेंस टीम का। तो डिटेक्ट एंड प्रिवेंट, डिटेक्ट करती है और प्रिवेंट करती है किसको? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को। ये मार्केटिंग टीम का काम हो गया, ये सब आपकी कंपनी का काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया फार्माकोविजिलेंस का काम। नेक्स्ट है, सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस इन एन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिपोर्ट इंक्लूड्स सस्पेक्टेड ड्रग रिएक्शंस, हॉस्पिटल कलर्स, पेशेंट्स रूम साइज, मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन का सस्पेक्टेड रिपोर्ट क्या है? ठीक है, तो उसके क्या होते हैं? सस्पेक्टेड ड्रग्स एंड रिएक्शंस। ये किसका काम हो गया? आपका जो भी आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो बता रहे हैं या उनकी सबसे इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट होगी, सस्पेक्टेड ड्रग एंड रिएक्शंस।
अगला है मेडिकेशंस एरर क्या है, व्हाट इज द मेडिकेशंस एरर। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रिवेंटेबल इवेंट दैट मे कॉज इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशंस यूज। दूसरा है ऑलवेज एन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ऑलवेज द इंटेंशनल एंड ओनली एन एलर्जिक रिएक्शंस। तो जो आपका मेडिकेशंस एरर है वो क्या है, यानी कि फिर मैंने पहले भी समझाया था आपको प्रेस्क्रिप्शन में, जो थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी थी उसी से रिलेटेड आपके मेडिकेशंस एरर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, प्रिवेंटेबल इवेंट्स दे मे कॉज द इनएप्रोप्रिएट मेडिसिन्स यूज। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को कोई दवा दी है नींद के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एल्प्राजोलाम ले लें, ठीक है, ये आपने दी मान लीजिए किसी पर्सन को कि रेस्ट आ जाए वो सो सके, बट अगर उसका कुछ नशा करने लग जाए कोई पेशेंट, तो वही क्या है आपका मेडिकेशन एरर होता है। ठीक है, उसी को क्या बोला गया है, मेडिकेशन एरर। जैसे आप एविल की जो टैबलेट्स आती हैं उसका भी लोग नशे के तौर पे यूज करते हैं, वर्क एज ए एंटी एलर्जिक, अगर आपको इंसेक्ट बाइट करता है उसमें यूज करते हैं या कोई आपको एलर्जी हो जाए, बट लोग इसका भी एक नशे के तौर पे इसको यूज करते हैं। तो वही क्या होता है आपका मेडिकेशन एरर बोला गया उसको। इसीलिए डिटेल में समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, रटना नहीं है कोई चीज को। अगर वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूछ ले तो फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। फिर होता है प्रिस्क्राइबिंग एरर, किस स्टेज पर होता है। तो जो प्रिस्क्राइबिंग एरर होता है वो किस स्टेज पर होता है, ड्रग डिस्पोजेबल, प्रिस्क्राइबिंग, मैन्युफैक्चरिंग या आपकी स्टोरेज ओनली। यानी कि अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में कोई एरर है तो किसकी वजह से हो सकता है, तो किसकी वजह से होता है, जब आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कोई ड्रग को तो उस टाइम हो सकता है। मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है, वो आपको होरा सोमिनी देनी है रात को सोते टाइम, एग्जाम्पल के तौर पे वही आपकी नींद की दवाएं ले ले, डाइजीपाम ले लीजिए, मान ले हमने डाइजीपाम लिया, अगर इसको होरा सोमिनी देना है आपको रात के सोते टाइम एट ए बैड टाइम, अगर गलती से प्रेस्क्रिप्शन में उसको लिखा गया बीडी या अर्ली मॉर्निंग, अगर इस टाइप से लिखा गया तो वो क्या हो गया आपका प्रेस्क्राइबिंग एरर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, प्रेस्क्राइबिंग एरर। तो याद रखना, अगर एग्जांपल के तौर पे आपको पूछेगा तो इस तरीके से बताना है, बाकी डायरेक्ट अगर इस तरह से पूछता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पेंसिंग एरर किससे संबंधित है। डिस्पेंसिंग एरर इज रिलेटेड टू रॉन्ग ड्रग एंड लेबल सप्लाइड, रॉन्ग डायग्नोसिस ओनली, पेशेंट डाइट और सर्जरी। यानी कि आप दवा को डिस्पेंस कर रहे हैं, ये काम किसका हो गया आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। जब आप दवा को डिस्पेंस कर रहे हैं अगर उस टाइम पे कोई एरर है उसको किससे डिनोट करेंगे कि रॉन्ग, या तो आपने गलत दवा दे दी उस पेशेंट को, या उसके लेबल पे कुछ अलग लिखा हुआ था आपने उसको अलग दे दी। मान लीजिए उसके लेबल पे पशु का मुंह बना हुआ था, यानी कि एनिमल्स के यूज थी। ठीक है, आपका मेडिकल इस टाइप का दोनों रखते हैं आप। अगर किसी आपने पर्सन्स को या ह्यूमन बीइंग को वो दवा दे दी तो वो क्या होगा डिस्पेंसिंग एरर। या क्या हो सकता है, मान लीजिए एक जैसे नाम की कोई दवा थी, ठीक है, एक जैसे नाम की अगर कोई दवा थी आपने दूसरी दे दी तो उसी को क्या बोला जाता है आपका डिस्पेंसिंग एरर, रॉन्ग ड्रग और लेबल सप्लाई बोला जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लासा ड्रग्स का अर्थ क्या है। लासा ड्रग्स LASA, तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग एक्टिंग सेफ एजेंट्स, लुक अलाइक साउंड लाइक ड्रग, ठीक है। थर्ड है आपका लुक लो एब्जॉर्प्शन सेफ एजेंट, नेक्स्ट है लेबोरेटरी अप्रूव्ड स्टैंडर्ड एजेंट। तो लासा की फुल फॉर्म बतानी है आपको, बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपकी लाइव सेशन नहीं है, मैं वैसे आपको फटाफट आज करा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट लाइव सेशन में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, आपका भी और मेरा भी। क्वेश्चंस मान लीजिए हम 25 कर पा रहे हैं टाइम में, तो हम 50 क्वेश्चंस यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो सेशन हम कभी कभी रख लिया करेंगे। तो लासा का क्या है, लुक ए लाइक साउंड ए लाइक, उसी को क्या बोला गया, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रख लेना। कई बार आपको जब आप काम करेंगे तो लासा ड्रग्स का आपको बताया जाएगा, लासा ड्रग्स कौन सी है जो दिखने में एक जैसी और जिनको बोलने में भी एक जैसा आए साउंड, उसी को क्या बोला गया लासा, लुक अलाइक साउंड अलाइक। हाई अलर्ट मेडिसिन में मेडिकेशन एरर होने पर क्या रिस्क बढ़ जाता है। एरर्स विद द हाई अलर्ट मेडिसिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस पेशेंट हार्म्स, बेटर एडरेंस, लोअर टॉक्सिसिटी, नो कॉन्सिक्वेंस। अगर हाई अलर्ट ड्रग है यानी कि ऐसी ड्रग अगर आपने गलत आदमी को गलत दवा दे दी तो उसमें क्या बढ़ जाता है, उसका सीरियस पेशेंट यानी उस पेशेंट को खतरनाक नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि सीरियस पेशेंट हार्म। ठीक है, याद रख लेना। रूट कोज एनालिसिस का उद्देश्य क्या है। द पर्पज ऑफ रूट कोज एनालिसिस इज आइडेंटिफाई अंडरलेइंग कॉजेज ऑफ एन एरर, पनिश पेशेंट, इंक्रीज ड्रग प्राइस, रिड्यूस द रिपोर्टिंग। तो रूट कोज एनालिसिस का मतलब क्या है, यानी कि जड़ से किसी चीज का पता लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, आइडेंटिफाई अंडरलेइंग कॉजेज ऑफ एन एरर।
ठीक है, आइडेंटिफाई रट लेना, स्टूडेंट्स में बोल रहा हूँ इनको याद कर लेना, ये क्वेश्चंस कभी भी डायरेक्ट पूछे जा सकते। आया तो फिर अगर आपको नहीं पता तो फिर आपके लिए मामला खतरनाक हो जाएगा। मेडिकेशंस एरर रिपोर्टिंग का प्रमुख लाभ क्या है? द मेजर बेनिफिट्स ऑफ मेडिकेशंस एरर रिपोर्टिंग इज सिस्टम इंप्रूवमेंट, इंक्रीज एरर्स, रिड्यूस सेफ्टी एंड इंक्रीज वेस्टेज। तो जो मेडिकेशंस एरर रिपोर्टिंग का प्रमुख लाभ बताइए, आपको फटाफट बताना है। ठीक है, तो इसमें मैं बताता हूं आपको, जो मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग कि मेडिकेशंस के एरर में जो रिपोर्टिंग हो रही है उसका बताना आपको। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अगर इसका आपका आंसर की बात करें, थोड़ा सा एक छोटा सा काम आ गया था। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक हो जाएगा, सिस्टम इंप्रूवमेंट। मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग का प्रमुख लाभ क्या है कि जो आपका सिस्टम है उसमें क्या हो जाएगा, आपका इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, फार्माकोविजिलेंस में सिग्नल का अर्थ क्या है? तो व्हाट इज इन फार्माकोविजिलेंस? ए सिग्नल इंडिकेट्स पॉसिबल न्यू सेफ्टी कंसर्न्स, कंफर्म्ड डायग्नोसिस, ड्रग एक्सपायरी एंड ड्रग प्राइजिंग। तो फार्माकोविजिलेंस में सिग्नल का क्या काम होती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, पॉसिबल न्यू सेफ्टी कंसर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, कैजुअलिटी असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ द कैजुअलिटी असेसमेंट इज डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड रिएक्शंस, डिटरमाइन ड्रग प्राइस, मेजर टैबलेट हार्डनेस एंड कैलकुलेट इन्वेंट्री। तो कैजुअलिटी जो असेसमेंट है उसका मतलब क्या होता है आपका, डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड रिएक्शंस, डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एंड रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, डी चैलेंज्ड का क्या अर्थ है? डी चैलेंज्ड ड्रग विड्रॉवल एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ रिएक्शंस, इंक्रीजिंग डोज, एडिंग द अनदर ड्रग्स एंड द चेंजिंग द मैन्युफैक्चरर। तो डी चैलेंज का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, ड्रग विड्रॉवल एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ रिएक्शंस। अब फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, री चैलेंज का क्या अर्थ है? तो री चैलेंज में ऑप्शन नंबर ए दिया है, री एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड द सस्पेक्टेबल ड्रग्स अंडर द अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, stopping all drugs and reducing dose permanently and changing the route only। तो री चैलेंज का अर्थ की हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, री एडमिनिस्ट्रेटिंग द सस्पेक्टेड ड्रग्स एंड अंडर द अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं, ड्रग एलर्जी किस प्रकार की रिएक्शन होती है? इम्यूनोलॉजिकल, मेडिकेशंस रिएक्शंस, ऑलवेज डोज डिपेंडेंट रिएक्शंस, ऑलवेज प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस, ऑलवेज थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो ड्रग एलर्जी, किसी ड्रग से अगर एलर्जी होती है तो किस प्रकार की रिएक्शन होती है? वो आपकी होती है इम्यूनोलॉजिकल मीडिएट रिएक्शंस। ठीक है, क्यों होती है इम्यूनोलॉजिकल? क्योंकि हर आदमी को हर ड्रग रिएक्शन नहीं करती। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कभी भी हॉस्पिटल में गए हो तो आपको एक इंट्राडर्मल इंजेक्शन, अगर आपको कोई इंजेक्शन लगता है किसका, एग्यूमेंटिन का, अगर आपको एग्यूमेंटिन देखा होगा आपने, एग्यूमेंटिन का जब भी आपको इंजेक्शन लगता है तो पहले उसको इंट्राडर्मल आपको करके देखा जाता है। ठीक है, आपको टेस्ट लगा के देखा जाता है, अगर आपको एलर्जी है तो वो इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, अगर एलर्जी नहीं है तो इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसी तरह आपको सेफ्ट्राइऑक्सोन, ठीक है, सेफ्ट्राइऑक्सोन जो आपकी एंटीबायोटिक है, सिफिक्सिम क्लास की 3rd जनरेशन की जो एंटीबायोटिक है उसके साथ भी आपका यही करके देखा जाता है। ठीक है, उसके साथ भी, जिसको मोनोसेफ नाम से बोला जाता है। ठीक है, मोनोसेफ के साथ भी आपको ये टेस्ट लगा के देखा जाता है। तो वो कौन सी होती है? तो इम्यूनोलॉजिकल, हर पेशेंट की अलग अलग इम्यूनिटी होती है तो उसके हिसाब से जो मेडिकेशन होती है उसी को क्या बोला गया आपका, इम्यूनोलॉजी मीडिएट रिएक्शंस। नेक्स्ट है, एनाफाइलेटिक किस प्रकार की सीरियस रिएक्शन है? एनाफाइलेटिक इज ए सीरियस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, थेराप्यूटिक इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन और आपका विड्रॉवल इफेक्ट। तो विड्रॉवल इफेक्ट मेनली आपके अल्कोहल के साथ आते हैं। दूसरा आपकी जो ये BZDS ड्रग्स होती हैं, डाइजीपाम वगैरह, अगर इनको छोड़ते हैं तो उन पेशेंट्स में इस तरह के रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन, आपस में दो ड्रग रिएक्शन करते हैं तो ये कौन सी होती है? एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। तो अगर किसी को एनाफाइलेटिक शॉक लगता है तो उसमें ड्रग दी जाती है आपकी एड्रेनलिन। याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। एनाफाइलेटिक शॉक में कौन सी ड्रग दी जाती है? तो आपकी आती है एड्रेनलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस
प्रिवेंशन में फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इंपॉर्टेंट फार्मासिस्ट रोल इन द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस प्रिवेंशंस इन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, इग्नोरिंग रिएक्शंस, इंक्रीज डोज, अवॉइडिंग द डॉक्यूमेंटेशंस। तो फार्मासिस्ट का काम क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स को अवॉइड करने के लिए। किसी पेशेंट की जान थोड़ी ले लेंगे हम, या किसी को इफेक्ट नहीं हो रहा तो हम उसके डोज बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता। इग्नोर कर दे, पेशेंट आके बोला सर मेरे इससे चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसकी आगे रिपोर्ट करेंगे। हम उसका ध्यान रखेंगे, अच्छा ये रिएक्शंस आ रहे हैं तो हम आगे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो हमारा काम होता है, नैतिक कर्तव्य होता है एक फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट है आपका सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन इन द सीरियस ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस? प्रॉम्प्ट क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, इग्नोर इट, कंटिन्यूअस ब्लाइंडली एंड डिलीट रिकॉर्ड्स। तो सीरियस अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है तो हम तो क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट क्लिनिकली मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। क्या करेंगे? पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे अगर उसको कुछ साइड इफेक्ट शो हुआ है, फिर उसके बाद हम उसकी क्या कर देंगे? रिपोर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं पहले रिपोर्ट करेंगे, पहले उसको ठीक तो करना है बंदे को, ठीक है। तो पहले हम रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथियों को, सभी स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।